नमस्कार। इतिहास के सभी जिज्ञासुओं का मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। वैसे ऑफिशियली या इनऑफिशियली जो भी इतिहास में रुचि रख रहे हैं और इस चैनल के वीडियो देख रहे हैं, उन सब की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं उनमें फाइनल ईयर के सेकंड पेपर का अभी तक किन्हीं कारणों से स्रोतों के अभाव में जो है अध्यापन ढंग से शुरू नहीं हो पाया है। तो आज जो है तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष की सेकंड पेपर की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इतिहास को जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने से पहले उसकी जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत, उन पर हमें चर्चा करनी ज़रूरी है कि किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी प्रसंग, कहीं की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त हो रही है। इन स्रोतों को वैसे तो सभी जानते हैं, इतिहास के बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो उनमें आते हैं अभिलेख। अभिलेख शिलाओं पर हो सकते हैं, चट्टानों पर हो सकते हैं, गुफाओं पर हो सकते हैं, दीवारों पर हो सकते हैं, मूर्तियों पर, ताम्रपत्रों पर भी अभिलेख खुदे हो सकते हैं। तो राजस्थान के आदिकाल से जब से यहाँ पर मानव ने विचरना शुरू किया, उसके बाद में जब लिखना पढ़ना शुरू किया और राज्य जब स्थापित हो गए, तो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अपनी प्रजा को उद्धृत करने के लिए, अपने आदेशों को बताने के लिए, या वो प्रजा को एक कैसी अपनी छवि प्रजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसको दर्शाने के लिए कई बार अभिलेखों का प्रचलन किया गया। ऐसे अनगिनत अभिलेख कहीं पढ़ चुके हैं जिनकी खोज हो चुकी है, किन्हीं की खोज हो गई है, उनका पठन अभी बाकी है, लेकिन जो अब तक खोजे जा चुके हैं और पढ़े जा चुके हैं और राजस्थान के इतिहास के विविध आयामों की जानकारी प्रदान करने में जो मुख्य मुख्य अभिलेख हमारे लिए सहायक हैं, उन अभिलेखों की चर्चा आज के प्रकरण में मैं करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि साहित्य तो आप समझते ही हैं, लेकिन अभिलेख जो होते हैं इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। दूसरा, ये अभिलेख पत्थर के पट्टों पर, दीवारों पर, दीवारें गुफाएं की भी हो सकती है और भवन की, मंदिर, स्तूप, मठ, खंभों पर, तालाबों, बावड़ियों, खेतों के पास गड़ी हुई शिलाएं, ताम्रपत्रों पर भी अंकित है। ज़्यादातर शिलालेखों की जो भाषा है संस्कृत है, हिंदी है, कई जगह राजस्थानी, और जब इस्लाम या मुस्लिम सत्ता का प्रसार भारत में हुआ उसके बाद फारसी और उर्दू में भी अभिलेख मिल चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद में कई अभिलेख ऐसे हैं जो नष्ट हो गए हैं, पूरे नहीं तो आधे अधूरे हमारे पास उपलब्ध हैं, तो तारीख में लगाना कठिन है, फिर भी उनकी अपनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतिहासकार थे दशरथ शर्मा, उनका मानना था कि हमारे पास डेट नहीं है, उसके बावजूद उसकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि भाषा में नए नए शब्दों का प्रवेश और पुराने शब्द हटते रहते हैं, और लिपि के आधार पर हम तिथिक्रम निर्धारित कर सकते हैं। शिलालेखों में हमें शासक, उनके राजवंश, उनकी उपलब्धियाँ, उन्होंने कोई राजाज्ञा जारी की हो तो उनके सामंत, रानियाँ कितनी थी, मंत्री और समृद्ध नागरिक जो भी निर्माण किया करते थे, क्योंकि हमारे राजस्थान में शुरू से ही इंद्रदेव की कृपा थोड़ी कम रही है, तो अलग अलग समय पर कई बावड़ियाँ खुदवाई गई, तालाब खुदवाए गए, तो इन जनोपयोगी कार्यों के भी कई जगह अभिलेख हमें मिलते हैं। इसके अलावा प्रशस्तियाँ, यानी किसी पर्टिकुलर राजा की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा गया उसे प्रशस्ति कहते हैं। इनमें हमारे यहाँ कुंभा की कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति, इसके अलावा महाराणा राज सिंह की राज प्रशस्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो अभिलेख है ऐतिहासिक घटनाक्रमों को समझने में, इसके साथ साथ अलग अलग युद्धों की तिथियां दी गई हैं, उनको निर्धारित करने में हमें सहायता मिलती है, और कोई शासक कितना महत्वपूर्ण है इतिहास में, उसकी उपलब्धियां कितनी मायने रखती थी उस समय के लिए, ये जानकारी प्रदान करने में अभिलेख हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमें फिर भी इन अभिलेखों से इतिहास बनाते समय इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि अधिकांश अभिलेख राजाओं द्वारा खुदवाए होते हैं, तो उनमें जो है शासकों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ मिलती है, तो इसकी हमें जो है दूसरे स्रोतों से पुष्टि करना ज़रूरी हो जाता है।
अब इसमें अपने कोर्स में शिलालेख हैं, तो मुख्य जो शिलालेख हैं उन पर हम ज़रूर चर्चा कर लेंगे। पहला जो शिलालेख हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बिजौलिया का शिलालेख। इसकी तारीख 1170 ईस्वी फरवरी में ये लिखा गया है। ये लेख बिजौलिया गांव के पास में एक पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके पास ही एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। लेख की भाषा है संस्कृत और इसमें 13 पद्य हैं। इसमें बताया गया है कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। मंदिर के निर्माण के साथ साथ ये हमें उस समय सांभर और अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस लेख की विशेषता ये है कि इसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा इस लेख में हमें कई सारी जगहों के पुराने नाम मिलते हैं, जिसे जालोर को जाबालीपुर से संबोधित किया गया है, सांभर को शाकंभरी से, भीनमाल को श्रीमाल से। इस लेख में हमें 12वीं सदी के राजस्थान का जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के अध्ययन में सहायता मिलती है। दूसरा अभिलेख है अपने नेमिनाथ, जो आबू में, माउंट आबू में मंदिर आया हुआ है, वहाँ की प्रशस्ति। आप जानते हैं कि आबूनाथ के पास में दिलवाड़ा गांव में भव्य जो है मंदिर बनाए गए हैं। इसमें नेमिनाथ के मंदिर के निर्माता थे तेजपाल, उसके द्वारा ये प्रशस्ति लगवाई गई। इस प्रशस्ति में परमार वंशीय राजाओं की उपलब्धियां हैं, जिन्होंने आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था। इनके साथ साथ इस लेख में उस समय की आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी हमें मिलती है। लेख की दिनांक है विक्रम संवत में है 1287 और ईस्वी में है 1230 ईस्वी। अगला अपना अभिलेख आता है चीरवे का शिलालेख। उदयपुर से 8 मील की दूरी पर चीरवा गांव में एक मंदिर है, उसके बाहरी दरवाजे पर यह अभिलेख लिखा हुआ है। लिपि है नागरी, 36 पंक्तियां हैं और इसमें 51 श्लोक लिखे गए हैं। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं शुरुआत से लेकर के महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। ना सिर्फ इसमें जो राणा थे उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, बल्कि साथ ही साथ मेवाड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल, इन देशों का राजनीतिक विवरण भी मिलता है। साथ ही साथ इस अभिलेख में गाँव में कैसी व्यवस्था थी, सती प्रथा के बारे में, साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये लेख है 1273 ईस्वी का। अगला अभिलेख अपने हैं श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। उदयपुर में आप जानते हैं एकलिंग जी का मंदिर है, उदयपुर से थोड़ी दूर, वहाँ से 6 मील की दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक जगह पर लगा हुआ है। लेख की भाषा है संस्कृत। इस लेख में मेवाड़ के महाराणा हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह या लाखा और मोक्कल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। यहाँ राणाओं की तो जानकारी मिल ही रही है, उसके साथ ही साथ भीलों के भी सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा मेवाड़ की गुजरात और मालवा से राजनीतिक संबंध कैसे हैं, इसके साथ साथ मेवाड़ की धार्मिक जीवन की भी जानकारी हमें मिलती है। ये लेख है 1428 ईस्वी का। अपना अगला अभिलेख है रणकपुर प्रशस्ति। 47 पंक्तियों का यह लेख रणकपुर के चौमुखा मंदिर में एक पत्थर पर लगा हुआ है, खंबे के पत्थर पर। इस लेख की संस्कृत भाषा और नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। लेख में बापा रावल से लेकर के कुंभा तक जितने महत्वपूर्ण शासक हुए मेवाड़ के, उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है और महाराणा कुंभा की विजयों की, उसके जो विरुद्ध थे, जो उपाधियां उसने धारण की थी, उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इस लेख से तत्कालीन आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेख है 1439 ईस्वी का। अगली है अपने अभिलेखों में आ रही है प्रशस्ति। चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर ये प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिससे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी दुर्भाग्यवश सारे शिलाएं नष्ट हो गई, सिर्फ 2 ही बची हैं। इस प्रशस्ति की तारीख है 1460 ईस्वी। इसमें हमीर, खेता, मोक्कल की उपलब्धियों के साथ साथ कुंभा के द्वारा सपादलक्ष, सांभर, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन है।
इन अभियानों में कुंभा की सेनाएं जिन जिन रास्तों से गुजरी उनका भी इसमें अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ चित्तौड़ के किले में मंदिर, दरवाजे, मार्ग, तालाब, इन अलग अलग दरवाज़ों का भी इसमें वर्णन मिलता है। इसमें हमें कुंभा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु। साथ ही साथ कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि का भी उल्लेख हमें इसमें मिलता है। अब अभिलेखों में अगला अपना अभिलेख आता है रायसिंह प्रशस्ति या बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के किले के दरवाजे के पास में लगी ये प्रशस्ति बीकानेर की राजा रायसिंह के समय की है। भाषा है इसकी संस्कृत। वैसे इसको बीकानेर की प्रशस्ति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे, बीका से लेकर रायसिंह, इनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। महाराजा रायसिंह के द्वारा काबुल, सिंध और कच्छ में जो विजय प्राप्त की गई उनका विस्तृत विवरण इसमें हमें मिलता है। साथ ही साथ रायसिंह की धार्मिक रुचियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। लेख की तिथि है 1594 ईस्वी। अगला अभिलेख आ रहा है, अभी तक सारे मेवाड़ के ही आए हैं, अब थोड़ा जयपुर की तरफ भी हम रुख करते हैं। आमेर का लेख। आमेर के कछवाहा राजवंश का इतिहास। जब मुगल शासक आए उसके बाद में कछवाहे जो हैं राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इस लेख में कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। लेख की तिथि है 1612 ईस्वी। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख है। इस लेख में जो है मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। साथ ही साथ जमवारामगढ़ में जो दुर्ग का निर्माण किया गया मानसिंह द्वारा, इसका भी उल्लेख इस लेख में किया गया है। अब अपना अगला लेख है वो एक प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उन्होंने जो है राजसमंद जिसको आज कहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील का निर्माण कराया था। उन्हीं के आदेश पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में एक बहुत बड़े महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य को 25 बड़ी बड़ी काले रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर झील के किनारे लगवा दिया गया, जो आप आज भी अगर राजसमंद झील पर जाएं तो आप देख सकते हैं। इस महाकाव्य को राज प्रशस्ति कहा गया है। वैसे प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, लेकिन कई स्थानीय शब्द भी जो है मेवाड़ी भाषा के, साथ ही साथ फारसी शब्दों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, इन सभी की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद साथ ही साथ मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में जो वैमनस्य जिसकी हम कहानी सुनते हैं प्रताप के संघर्ष में, उसके और हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह की भूमिका का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद में महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि हुई। महाराणा करण सिंह और शाहजहां के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध, और राज सिंह के समय क्या क्या पुण्य के सार्वजनिक कार्य करवाए गए और राज सिंह की विजयों का वर्णन मिलता है। 1676 ईस्वी का ये प्रशस्ति है। वास्तव में मेवाड़ के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में ये प्रशस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपने आ रहे हैं, अभी तक तो जो संस्कृत में अभिलेख लिखे गए थे, अब फारसी भाषा के अभिलेख। जब से मुस्लिम सत्ता का प्रसार राजस्थान में हुआ तो कई शासक आए, क्योंकि उनकी राजभाषा फारसी थी, तो ये अभिलेख फारसी भाषा में लिखे गए। ये अभिलेख मस्जिदों पर, दरगाहों पर, कब्रों पर, महलों पर, सरायों पर, तालाब के घाटों पर पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। इसमें हमें राजपूत शासक और दिल्ली के सुल्तान और बाद में जो मुगल शासक हुए उनके बीच में युद्ध हुआ, फिर उन्होंने सहयोग की नीति अपनाई, इन सब की जानकारी मिलती है। फारसी के ज़्यादातर लेख सांभर, नागौर, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, अजमेर, मेड़ता, टोंक, कोटा, इन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी समय तक मुस्लिम के राजनीतिक प्रभुत्व में रहे।
कुछ लेख ऐसे भी हैं जो दिल्ली सुल्तानों और मुग़ल शासकों की धार्मिक उदारता की जानकारी भी हमें देते हैं। सबसे जो पुराना लेख है फ़ारसी का वो है अजमेर का लेख, जो कि 2.5 दिन के झोपड़े की गुंबद की दीवार के पीछे लगा हुआ मिलता है। इस लेख की तिथि है 1200 ईस्वी में। इसमें जिन व्यक्तियों ने ये मंदिर बनवाया और बनाया उनके नाम लिखे गए हैं। इसके बाद में अपना अगला लेख है चित्तौड़ का लेख 1325 ईस्वी का। इस लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। ये धाईबी पीर की दरगाह से लेख मिला है। इससे पता चलता है कि चित्तौड़ में अलाउद्दीन की विजय के बाद उसका नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया गया था। उसके बाद में अपना अगला अभिलेख है पुष्कर का जहांगीरी महर का लेख। इस लेख में 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में जो संधि हुई उसकी जानकारी मिलती है। इसी घटना की पुष्टि अगला अपना अभिलेख आ रहा है शाहजहानी दरवाज़ा अजमेर दरगाह पे लगा हुआ है, उसका लेख 1654 ईस्वी में इससे मिलता है। साथ ही साथ इससे ये पता चलता है कि शाहजहाँ ने मूर्ति पूजा के अंधकार को समाप्त किया, यानी शाहजहाँ उस वक्त तक एक धर्मांध शासक था। इसकी जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा कोटा के शाहबाद लेख 1679 ईस्वी औरंगज़ेब के समय का है। उसके समय अलग अलग जो टैक्स या कर वसूले जाते थे इनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा एक और अभिलेख है तारागढ़ में सैयद हुसैन की दरगाह का लेख। बताता है कि गुमानजी सिंधिया ने इस भवन में, इस दरगाह में एक झालान का निर्माण कराया। तो मराठा जो शासक थे, मराठों की धार्मिक सहिष्णुता का पता इनसे हमें चलता है। इन सारे अभिलेखों से जो मुख्य अभिलेख मैंने बताए हमें राजनीतिक इतिहास, साथ ही साथ कहीं न कहीं धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों के अलावा भी हर शहर, हर राज्य में अनगिनत संख्या में तालाबों, बावड़ियों का निर्माण करवाया गया, मंदिरों का निर्माण करवाया गया। अगर उन अभिलेखों को पढ़ें तो हमें सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इतना कहकर ही आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि राजस्थान के इतिहास के जानकारी प्रदान करने वाले अभिलेखों को जानने में आज का ये लेक्चर आपके लिए सहायक होगा। धन्यवाद।